वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक और इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। मैंने शायद वो किसी एक वीसी में मैंने पोस्ट किया था, तो वो एक लंबा वीसी है, तो बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं उस वीडियो को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस था जो मेरे फूफा कहलाते हैं, फूफा जी कहलाते हैं, रिलेटिव में, है ना। तो उनके साथ अभी ये प्रॉब्लम हुआ था कि वो अचानक से बेहोश हो गए मॉर्निंग में, और फिर उनको होश नहीं आया। उससे पहले उनको क्या चल रहा था, रेगुलर फीवर आ रहा था, करीब 7-8 दिन से रेगुलर फीवर आ रहा था। तो वो किसी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद उनका जो टेम्परेचर था, जो हेडेक था, बेटर तो हुआ, बट वो जा नहीं रहा था, हेडेक नहीं जा रहा था। तो उनको डॉक्टर्स ने बोला कि एक कुछ नहीं, अभी घर जाओ आप। और उनका जनरल इन्वेस्टिगेशन करा लिया, बट सीटी स्कैन ये सब नहीं कराया, ठीक है। और इनका बीपी भी शूट अप हो रहा था, तो उसको डॉक्टर ने इग्नोर किया। और अभी क्या किया, इनको छोटा मोटा सेटलमेंट करके छोड़ दिया, ठीक है। तो अभी 8 दिन बाद इनको छुट्टी होने के बाद इनकी तकलीफ़ सेटल नहीं हो रही थी। इनको जनरल अच्छा नहीं लग रहा था, इनको डल सुस्ती सी लग ही रही थी। इनको लग रहा था कि मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, और हेड भारी रहता था, ठीक है। फिर इनने ध्यान नहीं दिया, काम पर जाना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये सुबह उठे ही नहीं, ठीक है, बेहोश हो गए। घर वाले उठा उठा करके थक गए, ये उठ नहीं पाए। इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरे पास फ़ोन आता कि इनको ऐसा हो गया। मैंने कहा तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करिए। अब इनको 12 बज गया, हॉस्पिटल 1 बज गया, 1 PM 2 PM। 2 PM में डॉक्टर को मैंने फ़ोन लगाया, तो डॉक्टर अभी भी उनको चेक नहीं कर पाया था कि इनको क्या है। समझिए हॉस्पिटल के हालात कि ये ऐसे होते कि पेशेंट पड़ा हुआ है, अनकॉन्शियस है, अभी किसी फिजिशियन ने उसको, न्यूरो फिजिशियन, जनरल फिजिशियन ने भी नहीं देखा, ठीक है। तो मैंने इनको कॉल करके बोला, डॉक्टर को मैंने को बोला कि आप विजिट करिए, पेशेंट सीरियस सिचुएशन में लग रहा है, ठीक है। तो फिर पेशेंट डॉक्टर के साथ मैं पहुंचा वहाँ पर। मैंने देखा तो इनका थोड़ा थोड़ा ब्रीथलेसनेस हो रहा था। पेशेंट टोटली अनकॉन्शियस था। हाँ, प्लांटर रिफ्लेक्सेस मिल रहे थे। और फिर डॉक्टर ने बोला कि इनका एक सीटी स्कैन करा लो, ठीक है, नहीं तो शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा इनका सीटी स्कैन पहले कराते हैं और फिर हम देखते हैं। तो फिर मैंने ही डिसीजन लिया, हॉस्पिटल से मैंने इनको निकाला, और निकालने के बाद इनका सीटी स्कैन कराया। तो सीटी स्कैन में इनको एक बिग क्लॉट, बड़ा क्लॉट था, वो भी मिड ब्रेन में, ठीक है। अभी आप देखो, इस पेशेंट को देखिए आप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि होम्योपैथी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो होम्योपैथी सीखिए, लर्न करिए, ताकि वो दूसरों के काम भी आ सकती है। तो अभी देखिए सिचुएशन क्या है इस पेशेंट की, इस वीडियो में देखिए आप लोग। मतलब कुछ पार्ट सबकॉन्शियस लेवल पर कर रहे हैं। दवाई कैसे डालेंगे, दो ढक्कन डालना, एक ढक्कन भी चला जाएगा ना जीभ में, सिरिंज से दे दो भर के। जीभ में चला जाएगा ना, जीभ में जाना चाहिए, मुंह में। तो नहीं जाएगा तो क्या, यहाँ से एयरवे से डालेंगे, हाँ, यहाँ तक चला जाएगा, गले तक जाएगा कि टंग में नहीं जाएगा, सीधे पेट में चला जाएगा। पेट में नहीं जाना है। फिर इसको निकाल के हाँ और यहाँ से हाँ, बस ये हॉस्पिटल। एक फ्रेश सिरिंज देना बेटा 2 ml का।
दिख रहा है बराबर? हाँ देख रहा हूँ। ये वीडियो आपने देखा तो ये हॉस्पिटल का सिचुएशन था। इनको मतलब मॉर्निंग में ये अनकॉन्शियस हो गए। इसके बाद सिटी स्कैन हुआ 2 बजे। 2 बजे मैंने दूसरी हॉस्पिटल पर शिफ्ट किया इनको, ठीक है। तो शिफ्ट होते होते ये इवनिंग हो गया। 1 घंटे बाद इनको ब्रीथलेसनेस शुरू हो गया, ठीक है। ब्रीथलेसनेस शुरू हो गया, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इनका जो हेमरेज है रेस्पिरेटरी सेंटर की तरफ जा रहा है, उसको कंप्रेस कर रहा है, इसीलिए इनका रेस्पिरेशन गड़बड़ हो गया है ना। ब्रीथलेसनेस हो गया, सांस लेने में दिक्कत होने लगी इनको। तो इनको वहाँ के डॉक्टर्स ने इनको वेंटिलेटर पे डाल दिया, ठीक है। और अभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। या ऑफ कोर्स उनने अपना जो जो जनरल प्रोटोकॉल था उन्हें शुरू कर दिया और बोला कि अभी हमको 74 आवर्स चाहिए ऑब्जर्वेशन में हमने रखा है इनको, ठीक है। जो भी होगा देखा जाएगा, नहीं पता इनको, क्योंकि वो उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। जो मैनिटॉल है, जो लेसिक्स वगैरह होता है, जो फ्लूड इडीमा को कम करने के लिए दिया जाता है, उनने वो अपना सारा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। बट अब हमको क्या करना है? तो फिर मैं गया और मुझे जो इन्फॉर्मेशन थी इनके बारे में कि ये ड्रिंक करते हैं और ये स्मोकर भी हैं, ये सब मिला जुला करके, और अभी जो सिचुएशन देखी मैंने, ठीक है, तो इसमें आपको पैथोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि पैथोलॉजी को भी समझना होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डायरेक्ट रूब्रिक होते हैं पैथोलॉजी के, ठीक है। तो और जनरल सिचुएशन को समझना होता है। तो जब मैंने देखा कि ये बेहोश हैं, ठीक है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, और बहुत ज़ोर से आवाज़ देने के बाद वो इनिशियली सुन पा रहे थे, मतलब थोड़ा सा अलर्ट थे। अब तो टोटल कोमा जैसी सिचुएशन हो गई है और रेस्पिरेशन अरेस्ट की तरफ जा रहा था पेशेंट। अब क्या करना है? इधर तो बोल दिया देखा जाए, क्योंकि वो 74 आवर्स में उसके बीच क्या हो सकता नहीं पता, क्योंकि 74 आवर तक होता क्या है कि जब यदि कहीं से भी ब्लीडिंग, स्पेशली हेड का जो ब्लीडिंग होता है ना, वो 74 आवर्स बाद ही वो समझ में आता है कि अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वो ब्लीडिंग होता रहता है धीरे 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 धीरे। जैसे पाइप को फटने के बाद ब्लीड हुआ, फिर वो ब्लीड फैलता है, ठीक है। तो फैलने के बाद अंदर कितने ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, ये 74 आवर्स डिसाइड करते हैं। तो जैसे इस पेशेंट में तो अभी तो सिर्फ 12 घंटे हुए थे और 12 घंटे में रेस्पिरेशन अरेस्ट होने वाला था, तो ये 74 आवर्स तक तो चलने ही वाला नहीं था पेशेंट, ठीक है। तो ये सिचुएशन थी। अभी आप समझिए कि इस पेशेंट के साथ हमको क्या करना है, क्या रेमेडी सोचनी चाहिए। तो पेशेंट बेहोश है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, ऑलरेडी ड्रंकर्ड पेशेंट है। तो ये जब आप एक तो कॉमन जो पेशेंट की सिचुएशन चल रही है उस पर फोकस करना है। इवन बहुत सारे वेंटिलेटर पेशेंट, तो वेंटिलेटर में क्यों गया पेशेंट, ठीक है। तो ये समझिए, ये हमको समझना है और फिर रेमेडी देनी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक बहुत बढ़िया रेमेडी होती है आर्निका मोंटाना, ठीक है। जो आर्निका मोंटाना होता क्या, वो ब्लड को रीअब्जॉर्ब करा देता है, फटाफट रीअब्जॉर्ब कराता है, ठीक है। तो कितना भी ब्लड भर गया हो कहीं पे भी, ब्लड की पूलिंग ऑफ ब्लड, ऐसी सिचुएशन में ब्लड को वापस रीअब्जॉर्ब कराने का काम आपका आर्निका करता है। तो मेरे दिमाग में आर्निका क्लिक हुआ। 10 ml का एक डोज मैंने स्टेट में दिया उसके बाद, और वो एक्चुअली हॉस्पिटल मेरे फ्रेंड का ही है, तो मुझे मेडिसिन देने में कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, सब कुछ मेरा ही था वहाँ पे। हाँ, अब मुझे समझना है कि अब इनको क्या रेमेडी देनी है। तो अभी देखिए हमारे पास रिपर्ट्री है, ये मटीरिया मेडिका है, इन टूल्स को हमको अप्लाई करना है। तो अभी ये समझना है कि पेशेंट क्या है, पेशेंट बेहोश है। तो हमारे पास जनरल रूब्रिक है एक, क्या, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। और पेशेंट क्यों अनकॉन्शियस है? हेमरेज हुआ है, ठीक है, स्ट्रोक का केस है, तो हम इसको एपोप्लेक्सी बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको देखिए, तो ये एपोप्लेक्सी किसने बताया? एपोप्लेक्सी इज द सिचुएशन वेयर द पर्सन और द पेशेंट इज अनकॉन्शियस बिकॉज ऑफ stroke, hemorrhage in the head,
ठीक है, तो ये एपोप्लेक्सी सिचुएशन है। अब पेशेंट बेहोश है, ठीक है, 3 चीज़ें हो गई, अनकॉन्शियस है, पेशेंट बेहोश है, साथ में ब्लीडिंग भी है और साथ में रेस्पिरेशन डिफिकल्ट है। ये तीनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आपको ये हेमरेज किसने बताया? आपका सीटी स्कैन ने आपको बताया कि ये इधर हेमरेज हुआ है। तो वहाँ से आपको उठाना है कि दिस इज केस ऑफ स्ट्रोक हेमरेज। अब उस हेमरेज के साथ बाद पेशेंट की क्या सिचुएशन हो रही है? तो पेशेंट हो गया है बेहोश, और तीसरा उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब इन तीनों सिचुएशन को आपको जोड़ना है। तो हमारे पास रूब्रिक है अनकॉन्शियस, एपोप्लेक्सी इन रेस्पिरेटरी डिफिकल्ट, मतलब अनकॉन्शियस भी है पेशेंट, अनकॉन्शियस बेहोश है एपोप्लेक्सी में, और साथ में उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। देखिए शायद 1 या 2 रिमेडी हैं, ओपीएम जिसमें 3 मार्क रिमेडी है, ठीक है। एक रूब्रिक हमको ये कंफर्म मिला। दूसरा, एपोप्लेक्सी ड्रिंकर्ड इन, जो लोग बहुत दारू पीते हैं उनमें इस तरीके का स्ट्रोक और हेमरेज जो होता है ना, उनको, उनके लिए ये ओपीएम जबरदस्त रेमेडी है। अभी देखिए, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज एक और इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। मैंने शायद वो किसी एक वीसी में मैंने पोस्ट किया था, तो वो एक लंबा वीसी है, तो बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं उस वीडियो को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस था जो मेरे फूफा कहलाते हैं, फूफा जी कहलाते हैं, रिलेटिव में, है ना। तो उनके साथ अभी ये प्रॉब्लम हुआ था कि वो अचानक से बेहोश हो गए मॉर्निंग में, और फिर उनको होश नहीं आया। उससे पहले उनको क्या चल रहा था, रेगुलर फीवर आ रहा था, करीब 7-8 दिन से रेगुलर फीवर आ रहा था। तो वो किसी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद उनका जो टेम्परेचर था, जो हेडेक था, बेटर तो हुआ, बट वो जा नहीं रहा था, हेडेक नहीं जा रहा था। तो उनको डॉक्टर्स ने बोला कि एक कुछ नहीं, अभी घर जाओ आप, और उनका जनरल इन्वेस्टिगेशन करा लिया, बट सीटी स्कैन ये सब नहीं कराया, ठीक है। और इनका बीपी भी शूट अप हो रहा था, तो उसको डॉक्टर ने इग्नोर किया, और अभी क्या किया, इनको छोटा मोटा सेटलमेंट करके छोड़ दिया, ठीक है। तो अभी 8 दिन बाद इनको छुट्टी होने के बाद इनकी तकलीफ़ सेटल नहीं हो रही थी, इनको जनरल अच्छा नहीं लग रहा था, इनको डल सुस्ती सी लग ही रही थी, इनको लग रहा था कि मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, और हेड भारी रहता था, ठीक है। फिर इनने ध्यान नहीं दिया, काम पर जाना शुरू कर दिया, और एक दिन ऐसा हुआ कि ये सुबह उठे ही नहीं, ठीक है, बेहोश हो गए। घर वाले उठा उठा करके थक गए, ये उठ नहीं पाए। इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरे पास फ़ोन आता है कि इनको ऐसा हो गया, मैंने कहा तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करिए। अब इनको 12 बज गया, हॉस्पिटल 1 बज गया, 1 PM 2 PM 2 PM में डॉक्टर को मैंने फ़ोन लगाया, तो डॉक्टर अभी भी उनको चेक नहीं कर पाया था कि इनको क्या है। समझिए हॉस्पिटल के हालात कि ये ऐसे होते कि पेशेंट पड़ा हुआ है, अनकॉन्शियस है, अभी किसी फिजिशियन ने उसको, न्यूरो फिजिशियन, जनरल फिजिशियन ने भी नहीं देखा, ठीक है। तो मैंने इनको कॉल करके बोला, डॉक्टर को मैंने को बोला कि आप विजिट करिए, पेशेंट सीरियस सिचुएशन में लग रहा है, ठीक है। तो फिर पेशेंट डॉक्टर के साथ मैं पहुंचा वहाँ पर, मैंने देखा तो इनका थोड़ा थोड़ा ब्रीथलेसनेस हो रहा था, पेशेंट टोटली अनकॉन्शियस था। हाँ, प्लांटर रिफ्लेक्सेस मिल रहे थे, और फिर डॉक्टर ने बोला कि इनका एक सीटी स्कैन करा लो, ठीक है, नहीं तो शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा इनका सीटी स्कैन पहले कराते हैं और फिर हम देखते हैं। तो फिर मैंने ही डिसीजन लिया, हॉस्पिटल से मैंने इनको निकाला, और निकालने के बाद इनका सीटी स्कैन कराया। तो सीटी स्कैन में इनको एक बिग क्लॉट, बड़ा क्लॉट था, वो भी मिड ब्रेन में, ठीक है। अभी आप देखो इस पेशेंट को, देखिए आप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि होम्योपैथी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो होम्योपैथी सीखिए, लर्न करिए, ताकि वो दूसरों के काम भी आ सकती है। तो अभी देखिए
सिचुएशन क्या है इस पेशेंट की, इस वीडियो में देखिए आप लोग। ये वीडियो आपने देखा तो ये हॉस्पिटल का सिचुएशन था। इनको मतलब मॉर्निंग में ये अनकॉन्शियस हो गए। इसके बाद सीटी स्कैन हुआ 2 बजे। इनको 2 बजे मैंने दूसरी हॉस्पिटल पर शिफ्ट किया इनको, ठीक है। तो शिफ्ट होते होते ये इवनिंग हो गया। 1 घंटे बाद इनको ब्रीथलेसनेस शुरू हो गया, ठीक है। ब्रीथलेसनेस शुरू हो गया, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इनका जो हेमरेज है रेस्पिरेटरी सेंटर की तरफ जा रहा है, उसको कंप्रेस कर रहा है, इसीलिए इनका रेस्पिरेशन गड़बड़ हो गया, है ना। ब्रीथलेसनेस हो गया, सांस लेने में दिक्कत होने लगी इनको। तो इनको वहाँ के डॉक्टर्स ने इनको वेंटिलेटर पे डाल दिया, ठीक है। और अभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। या ऑफ कोर्स उनने अपना जो जनरल प्रोटोकॉल था उन्हें शुरू कर दिया और बोला कि अभी हमको 74 आवर्स चाहिए ऑब्जर्वेशन में हमने रखा है इनको, ठीक है। जो भी होगा देखा जाएगा, नहीं पता इनको, क्योंकि वो उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। जो मैनिटॉल है, जो लेसिक्स वगैरह होता है, जो फ्लूइड इडीमा को कम करने के लिए दिया जाता है, उनने वो अपना सारा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। बट अब हमको क्या करना है? तो फिर मैं गया और मुझे जो इन्फॉर्मेशन थी इनके बारे में कि ये ड्रिंक करते हैं और ये स्मोकर भी हैं, ये सब मिला जुला करके, और अभी जो सिचुएशन देखी मैंने, ठीक है, तो इसमें आपको पैथोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि पैथोलॉजी को भी समझना होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डायरेक्ट रूब्रिक होते हैं पैथोलॉजी के, ठीक है। तो और जनरल सिचुएशन को समझना होता है। तो जब मैंने देखा कि ये बेहोश हैं, ठीक है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, और बहुत ज़ोर से आवाज़ देने के बाद वो इनिशियली सुन पा रहे थे, मतलब थोड़ा सा अलर्ट थे। अब तो टोटल कोमा जैसी सिचुएशन हो गई है और रेस्पिरेशन अरेस्ट की तरफ जा रहा था पेशेंट। अब क्या करना है? इधर तो बोल दिया देखा जाए, क्योंकि वो 74 आवर्स में उसके बीच क्या हो सकता नहीं पता, क्योंकि 74 आवर तक होता क्या है कि जब यदि कहीं से भी ब्लीडिंग, स्पेशली हेड का जो ब्लीडिंग होता है ना, वो 74 आवर्स बाद ही वो समझ में आता है कि अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वो ब्लीडिंग होता रहता है धीरे 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 धीरे। जैसे पाइप को फटने के बाद ब्लीड हुआ, फिर वो ब्लीड फैलता है, ठीक है। तो फैलने के बाद अंदर कितने ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, ये 74 आवर्स डिसाइड करते हैं। तो जैसे इस पेशेंट में तो अभी तो सिर्फ 12 घंटे हुए थे और 12 घंटे में रेस्पिरेशन अरेस्ट होने वाला था, तो ये 74 आवर्स तक तो चलने ही वाला नहीं था पेशेंट, ठीक है। तो ये सिचुएशन थी। अभी आप समझिए कि इस पेशेंट के साथ हमको क्या करना है, क्या रेमेडी सोचनी चाहिए। तो पेशेंट बेहोश है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, ऑलरेडी ड्रंकर्ड पेशेंट है। तो ये जब आप एक तो कॉमन जो पेशेंट की सिचुएशन चल रही है उस पर फोकस करना है। इवन बहुत सारे वेंटिलेटर पेशेंट, तो वेंटिलेटर में क्यों गया पेशेंट, ठीक है। तो ये समझिए, ये हमको समझना है
और फिर रेमेडी देनी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक बहुत बढ़िया रेमेडी होती है आर्निका मोंटाना। ठीक है, जो आर्निका मोंटाना होता है क्या, वो ब्लड को रीअब्जॉर्ब करा देता है, फटाफट रीअब्जॉर्ब कराता है। ठीक है, तो कितना भी ब्लड भर गया हो कहीं पे भी, ब्लड की पूलिंग ऑफ ब्लड, ऐसी सिचुएशन में ब्लड को वापस रीअब्जॉर्ब कराने का काम आपका आर्निका करता है। तो मेरे दिमाग में आर्निका क्लिक हुआ, 10 ml का एक डोज मैंने स्टेट में दिया। उसके बाद, और वो एक्चुअली हॉस्पिटल मेरे फ्रेंड का ही है, तो मुझे मेडिसिन देने में कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, सब कुछ मेरा ही था वहाँ पे। हाँ, अब मुझे समझना है कि अब इनको क्या रेमेडी देनी है। तो अभी देखिए हमारे पास रिपर्टरी है, ये मटीरिया मेडिका है, इन टूल्स को हमको अप्लाई करना है। तो अभी ये समझना है कि पेशेंट क्या है, पेशेंट बेहोश है। तो हमारे पास जनरल रूब्रिक है एक, क्या, अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, और पेशेंट क्यों अनकॉन्शियस है, हेमरेज हुआ है। ठीक है, स्ट्रोक का केस है, तो हम इसको एपोप्लेक्सी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखिए, तो ये एपोप्लेक्सी किसने बताया, एपोप्लेक्सी इज द सिचुएशन वेयर द पर्सन और द पेशेंट इज अनकॉन्शियस बिकॉज ऑफ स्ट्रोक, हेमरेज इन द हेड। ठीक है, तो ये एपोप्लेक्सी सिचुएशन है। अब पेशेंट बेहोश है। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई, अनकॉन्शियस है, पेशेंट बेहोश है, साथ में ब्लीडिंग भी है, और साथ में रेस्पिरेशन डिफिकल्ट है। ये तीनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आपको ये हेमरेज किसने बताया, आपका सीटी स्कैन ने आपको बताया कि ये इधर हेमरेज हुआ है। तो वहाँ से आपको उठाना है कि दिस इज केस ऑफ स्ट्रोक, हेमरेज। अब उस हेमरेज के साथ बाद पेशेंट की क्या सिचुएशन हो रही है, तो पेशेंट हो गया है बेहोश, और तीसरा उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब इन तीनों सिचुएशन को आपको जोड़ना है। तो हमारे पास रूब्रिक है, अनकॉन्शियस, एपोप्लेक्सी इन रेस्पिरेटरी डिफिकल्ट, मतलब अनकॉन्शियस भी है पेशेंट, अनकॉन्शियस बेहोश है एपोप्लेक्सी में, और साथ में उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। देखिए शायद 1 या 2 रेमेडी हैं, ओपीएम जिसमें 3 मार्क रेमेडी है। ठीक है, एक रूब्रिक हमको ये कंफर्म मिला। दूसरा, एपोप्लेक्सी ड्रिंकर्ड इन, जो लोग बहुत दारू पीते हैं उनमें इस तरीके का स्ट्रोक और हेमरेज जो होता है ना, उनके लिए ये ओपीएम जबरदस्त रेमेडी है। अभी देखिए, अब देखिए एक रूब्रिक और है हमारे पास, कोमा एपोप्लेप्टिक, ये सिंथेसिस रिपर्टरी में। तो कोमा मतलब पेशेंट अनकॉन्शियस है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कोमा एपोप्लेक्सी। तो इनके जो सीटी स्कैन था, सीटी स्कैन में क्या हो रहा था, बहुत एक बिग क्लॉट था, बिग हेमरेज था, वो भी स्प्रेड हो रहा था धीरे धीरे, जिसमें हमारा जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो लाइन होता है उसको मिड लाइन बोलते हैं, वो मिड लाइन शिफ्ट हो रही थी, मतलब ऐसी होनी चाहिए लाइन, तो वो शिफ्ट हो गई थी। इसका मतलब ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए उधर भी जा रहा था जहाँ पर रेस्पिरेशन सेंटर्स होते हैं, उस रेस्पिरेशन सेंटर को वो ब्लड अरेस्ट करने वाला था। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसी थी। कोमा एस्फेक्सिया विथ, मतलब बेहोश है, साथ में सांस लेने में दिक्कत आ रही है। अनकॉन्शियस एपोप्लेक्सी इन, पेशेंट बेहोश है एपोप्लेक्सी के साथ। जब ये सब मिलाते हैं तो हमारे पास एक ही ड्रग आती है अकेली, ओपीएम। तो ओपीएम को मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, अभी आप देखिए पूरा केस कुछ मैं बता रहा हूँ। ओपीएम मैंने स्टार्ट किया इनको एवरी हाफ एन आवर। ठीक है, आधे घंटे में ओपीएम 1 ml का डोज मैंने लगाया। तो ऐसी केसेस में हमको रिपीट करना है। ठीक है, फ्रिक्वेंट रिपीटिशन देना है। और मुझे भी नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है, क्योंकि केस वॉज सो सीरियस। और अब मैंने इस हॉस्पिटल से कहा कि आप इस हॉस्पिटल से नहीं, हमको नागपुर ले जाना पड़ेगा इनको। तो नागपुर में इनको 6 बजे इनको एम्बुलेंस के थ्रू शिफ्ट किया। ऑलरेडी ये वेंटिलेटर पर ही थे, वेंटिलेटर वाला एम्बुलेंस लिया, और इनको मैंने बोला कि आधे घंटे में वो मेडिसिन देते जाना। अब जब ये लोग रास्ते में थे तो मैंने 2 हॉस्पिटल में पूछा
एक तो न्यूरॉन हॉस्पिटल नागपुर का, उनने तो मना ही कर दिया कि मत लेके आइए, दिस इज सो क्रिटिकल पेशेंट, और मुझे नहीं लगता कि इधर पहुंचने तक ये कुछ ये रह पाएंगे। यदि फिर भी आपकी इच्छा है तो आप ले आइए, हम आप इनको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो ये एक हॉस्पिटल का कहना था। दूसरा हॉस्पिटल था सिम्स हॉस्पिटल, तो वो ट्रस्ट का हॉस्पिटल, तो उनने मैंने इंसिस्ट किया, तो फिर उनने पेशेंट को रिसीव किया, बोला कि ठीक है आ जाने दीजिए पेशेंट, हम देखेंगे। और जैसे ही रात को पेशेंट पहुंचता है तब तक सिचुएशन वैसे ही थी, ओपीएम चल रही थी। तुरंत डॉक्टर ने इस इमरजेंसी को हैंडल किया, और रात में ही 2 ऑप्शन दिए कि एक तो आप ऑपरेशन कराएंगे, ऑपरेशन हम वो शंट वाला करेंगे, शंट से वो उनका ब्लड क्लॉट निकालेंगे, उससे पेशेंट रिकवर नहीं होता है तो फिर हम ओपन सर्जरी तक जाएंगे। तो इनने क्या किया कि शंट से उस ब्लड क्लॉट को मैक्सिमम जितना था, जितना उनसे बन पा रहा था, उनने निकाल लिया। और ये रात को 12 बजे की बात है, और सवेरे पेशेंट उठ के बैठ गया, समझा। पेशेंट उठ के बैठ गया, और पेशेंट से बोला गया कि अभी आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, हम आपको छुट्टी दे सकते हैं। तो मैंने ही कहा अभी एक दिन आप और ऑब्जर्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट डे इनको छुट्टी कर दिया। और अभी ये सबसे बड़ी कमाल की चीज़ है कि इनको एक ट्रेस भी नहीं है, इतना बड़ा हेमोरेज होने के बावजूद भी ट्रेस नहीं है कि इनको कभी कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। ट्रेस मतलब एक छोटा सा शाइन भी होता है ना कि इनको लकवा लगा हो या अनकॉन्शियस रहे हो, स्ट्रोक हुआ हो। हाँ, उनकी एक ये वाली जो आँख थी थोड़ा सा ये लिड है डिप्रेस हो गई थी, वो भी धीरे धीरे करके रिकवर हो गई। तो यहाँ पे मैं ओपीएम का रोल बताना चाहता हूँ। हमको लगे कि ये उनने स्टंट डाला, ब्लड का क्लॉट निकाल लिया, इसलिए पेशेंट टोटली रिकवर हो गया, नहीं। पेशेंट की जो रिकवरी है ओपीएम से हुई है। या ऑफ कोर्स उनका जो ब्लड क्लॉट निकालना था, उनने क्या किया, इमीडिएटली ब्लड का प्रेशर कम कर दिया, ब्रेन का प्रेशर उनने कम कर दिया, ठीक है। जो प्रेशर था ब्रेन के अंदर उसको उनने तुरंत कम कर दिया। बाकी होम्योपैथी रेमेडी, क्योंकि हाँ शंट उतनी लेवल तक ब्रेन के अंदर तक नहीं जा सकता जहाँ से वो पूरा क्लॉट एब्जॉर्ब कर सकें। तो बाकी काम आपकी होम्योपैथी रेमेडी का है, और होम्योपैथी करती है, ठीक है। तो ये ट्रस्ट करिए। और सबसे बड़ी चीज़, पेशेंट स्ट्रोक के ऐसे कभी रिकवर नहीं होते, ठीक है, कि कंप्लीटली रिकवर हो जाए, बहुत कम केसेस होते हैं। कुछ ना कुछ रह ही जाता है, बहुत लॉन्ग टाइम की रिकवरी लगती है इन पेशेंट्स में, ठीक है। बट हमारी होम्योपैथी करती है। एक केस और मैंने बताया था कि ओपीएम का जो पेशेंट था, उसका क्या हुआ, वो उस रात उसको मॉर्निंग में उसने पॉइजन पिया, 12 बजे तक तो ठीक था। अब ये पेशेंट धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगा, ठीक है। तो साइन सिम्टम हमको इम्पॉर्टेंट था होम्योपैथी में। वो डिटोरिएट होने लगा, और शाम को 6 बजे ये आधा बेहोश हो गया। आधा कैसे, मेरे कज़न का फ़ोन आता है कि ये ऐसा सिचुएशन है, कुछ दवाई हो तो बताओ। तो मैंने पूछा, एम्बुलेंस में ही पूछा, ये जा रहे थे हॉस्पिटल की तरफ, रश किया इन्हें, तब मैंने पूछा बोलो क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि बस ये पूछो, इनको उठाओ, बहुत मुश्किल से उठते हो, पूछो तो क्या होता है, बोलते मैं ठीक हूँ, और फिर वो उतना कह के लुढ़क जाते हैं, वापस बेहोश हो जाते हैं। वहाँ पर भी मैंने वही ओपीएम के 200 के 1 के 3 डोज दिए थे। और हॉस्पिटल, वहाँ से हॉस्पिटल कितने दूर था, 20 मिनट की दूरी पर था। मैंने कहा कि तब तक आप ओपीएम के 3 डोज दे दो, ठीक है। 10-10 मिनट में 2-3 खुराक मैंने बोले थे, एक खुराक देने के बाद ही पेशेंट उठ के बैठ गया, ठीक है। हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही पेशेंट टोटल कॉन्शियस और एकदम बोलता है कि मैं ठीक हूँ, काय को लेके आए हो यहाँ पर मुझे। तो हॉस्पिटल वालों ने जो भी प्रोटोकॉल किया वो किया, बट आपकी रेमेडी का इम्पोर्टेंस है, ये आपको समझना है। तो ओपीएम ऑफ कोर्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ड्रग इन अवर मटीरिया मेडिका। इट कैन हैंडल सो मैनी वेरियस काइंड ऑफ पैथोलॉजी। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक्स हैं, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास एक रूब्रिक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है,
डिलीरियम ब्लेम्स फॉर हिज फॉली। कभी कुछ भी गलती करता है तो वो अपने आप को दोष देता है, ठीक है। तो रिप्रोचिंग वन सेल्फ से अलग है, उसमें भी ओपीएम होगा, बट ये डिरेल हो जाता है। मैंने वो दिन भर सोचेगा यार मैंने ऐसी गलती क्यों कर दी, ऐसा नहीं मैंने किया हो तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं वहाँ नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता, मैंने ही गलती कर दी है, ठीक है। जैसे एक पेशेंट आया था, उसने बोला डॉक्टर साहब मेरी कमर का दर्द ना मेरी खुद की गलती की वजह से हुआ, मैं जिम में ओवर लिफ्टिंग नहीं करता ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं हमेशा मेरे दिमाग में वो बात आती है कि मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। तो ये डिलीरियम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली, अपनी गलतियों को लेके वो ब्लेम करता है खुद को। तो हमको ओपीएम एक रिमेडी है जो प्लांट रिमेडी है, धतूरा सॉरी स्ट्रामोनियम धतूरा है, ओपीएम भांग जिसको बोलते हैं, ठीक है, सॉरी भांग। तो अभी जो कैनाबिस सटाइवा, ठीक है, कैनाबिस इंडिका हमारे जो होता है वो भांग होता है, अफीम होता है ओपीएम, ठीक है, धतूरा होता है स्ट्रामोनियम। तो ये सब वैसी रेमेडी हैं जो दिमाग के ऊपर बहुत अच्छा काम करती हैं। बट जो आप अफीम लेके, जो अफीम होता है ओपीएम, तो हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना उसमें स्टूपिफिकेशन पैदा करता है, मतलब आपको अंदर बेहोशी लाता है। तो ये कहीं पे भी, तो इसका हम क्लिनिक पे भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जो ओपीएम रेमेडी है ना, भांग की तरह पेशेंट वो अफीम की तरह, जैसे आपने अफीम लेके रखा है या कोई ऐसा नशा किया हुआ बंदा, ठीक है। तो इसमें उस तरीके के रूब्रिक भी हैं, अनकॉन्शियसनेस ऑल्टरनेटिंग विथ, जैसे स्टूपिफिकेशन राउजेस विद डिफिकल्टी। जैसे वो लास्ट केस में लिया था कि वो बेहोश हो रहा है, पेशेंट बेहोश हो जाता है, उठाओ तो उड़ जाएगा और फिर बेहोश हो जाएगा, तो दिस स्टूपिफिकेशन है ना। अभी आप देखें इसमें बहुत अच्छे अच्छे रूब्रिक्स हैं स्टूपिफाइड। इसलिए पेशेंट बोलता है वेल सेज वन वेरी सिक, क्या बीमार है फिर भी कहता मैं ठीक हूँ। जैसे वो पेशेंट, उसने पॉइजन पी लिया था, उसके बाद भी वो कह रही थी नहीं 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 मैं ठीक हूँ। वेल सेज वन वेरी सिक, तो उसको होश ही नहीं रहता कि उसके दिमाग में ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। और दूसरी साइड वो कंटेंट भी रहता है, इसलिए वो कंटेंट रहता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टूपिफाइड रहता है, इसलिए वो कंटेंट रहता है। कंटेंट मतलब इसलिए उसने कहा ना कि मैं ठीक हूँ, तो ये ठीक हूँ कहाँ से आ रहा है, उसके स्टूपिफिकेशन से, और इसलिए तो उसको कुछ चाहिए नहीं कि इलाज नहीं चाहिए, कंटेंट है ना। तो ये ओपीएम है। ओपीएम के बहुत सारे शेड्स हैं। ओपीएम में बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक हैं। एक अकेली रेमेडी है प्लान मेक जाइजेंटिज्म, ठीक है, प्लान मेक जाइजेंटिज्म, बड़े बड़े प्लान बनाता है ओपीएम, ठीक है। मुझे ये करना है, मुझे 1 करोड़ का बंगला बनाना है, 1 करोड़ की गाड़ी खरीदनी है, वो ऐसा करना है वैसा करना है। ये जो है ना प्लान मेक्स जाइजेंटिक मतलब बड़े बड़े प्लान बनाता है ओपीएम। एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है हमारे पास, कोमा अनकॉन्शियसनेस आई ओपन विथ। तो कभी कभी आपको यदि कहीं होम विजिट करने का मौका मिले, पेशेंट ऐसे सीरियस या अनकॉन्शियस हो गया है पेशेंट, तो हमको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि ये पेशेंट, तो आपको देखने को मिलेगा हाफ क्लोज्ड आई लाइक दिस, जो आपने शंकर जी को देखा होगा, शंकर जी की जो हाफ क्लोज आई मतलब आँख आधी खुली हो, आधी खुली आंखों से देखता है पेशेंट, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो ओपीएम है ये स्टूपिफाइड होता है, इसलिए ऐसा होता है। एक केस और था जो हमारे सर का केस था, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था। उनको होम विजिट के लिए बोला गया, ठीक है, तो उनके घर में कोई नहीं था, तो एक नौकर था, ठीक है। तो नौकर उतना इंटेलिजेंट नहीं था, तो वो जो पेशेंट इतना डिटोरिएट हो गया, धीरे 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 बेहोश हो गया। और तो जब उनके नौकर ने सर को बुलाया, तो जब सर ने दरवाज़ा खोला तो बहुत
उनके रूम में स्मेल था, और जब पेशेंट को सर ने टॉर्च से ऑब्जर्व किया तो उसके प्यूपिल डायलेटेड थे, ठीक है, और हाफ क्लोज्ड आई उस पेशेंट में थी। बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाने में वो थोड़ा सा साउंड का उनको फ़र्क पड़ता था, अदरवाइज़ नहीं पड़ता था, ठीक है। तो ये जो कोमा विजिल का सिचुएशन होता है, मतलब पेशेंट कोमेटोज है, इंटरमिटेंट थोड़ा थोड़ा इसको रिस्पॉन्स आता है, अदरवाइज वो एक लॉन्ग टर्म के लिए वो बेहोशी रहती है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग जो पेशेंट बेहोश रहते हैं, कोमा में रहते हैं, उनको उठाने के लिए, ठीक है, लाइक आप ये समझें कुंभकर्ण जैसे सो रहा था, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, ऐसे पेशेंट को आपको ओपीएम की ज़रूरत है। तो ओपीएम इज़ अ वेरी बिग रेमेडी, और बहुत सारे सेड्स हैं इसके, हमको पेशेंट में कैसे देखने मिलता है। ये छोटे छोटे वर्जन्स के ऊपर भी हम ओपीएम देते हैं, मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा और पहले भी बनाया है। तो अभी आपको इस केस के थ्रू इसकी इमरजेंसी आपको समझनी है कि ओपीएम कितनी काम की रेमेडी है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हम जानेंगे तभी इस रेमेडी को प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस सिस्टम को ज़रूर सीखिए। माइंड मेथड एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप लर्न कर सकते हैं जल्दी से और इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर 9752820258 पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।